सूरज और रजनी की मुलाकात एक कैफे में हुई। रजनी को देखकर सूरज उसे देखता ही रह गया। रजनी की वो मुस्कुराहट सूरज को भा गई थी। वो उसका दीवाना हो चुका था। अगले कई दिनों तक सूरज उसी कॉफी शॉप में जाता रहा, बस रजनी को देखने के लिए। एक दिन सूरज ने मन बना लिया और वो सीधा रजनी के सामने जा बैठा। रजनी सूरज को सामने देखकर उससे बोली, हेलो। सूरज ने जवाब दिया, हाय। रजनी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सूरज हो और एक आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा भी कर रहे हो। सूरज ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? रजनी ने कहा, वो मेरा सीक्रेट है। वैसे बैठो, कॉफ़ी पीते हैं। सूरज और रजनी ने साथ में कॉफ़ी पी और बातचीत भी की। सूरज की खुशियों का ठिकाना नहीं था। सूरज कहता है, कल कब मिलोगी? रजनी कहती है, इसी टाइम बीच पर। सूरज रजनी से कहता है, अपना नंबर तो दे दो। रजनी कहती है, कल मिलो तब देती हूँ। अगले दिन रजनी और सूरज बीच पर मिले। सूरज कहता है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। रजनी ने उसकी बात सुनकर कहा, कैसे नहीं आऊंगी, तुमसे मिलना जो था। सूरज यही सोचकर खुश था कि रजनी बस उससे मिलने आई थी। उन लोगों ने काफी समय साथ में बिताया और जब शाम के 6:30 बज गए तो रजनी के मोबाइल में अलार्म बजा। रजनी ने कहा, अब मुझे जाना होगा। सूरज कहता है, इतनी जल्दी? रजनी ने कहा, हाँ, वो मेरी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस है। मेरा बड़ा भाई है। चलो अब मैं चलती हूँ। बस इतना बोलकर रजनी वहां से चली गई। अगले दिन वो दोनों कैफे में मिले और फिर शाम के 6:30 बजे अलार्म बजा और रजनी वहां से फिर निकल गई। सूरज को ये बात बहुत अजीब लगने लगी। इसके बाद जब सूरज और रजनी पार्क में मिले और जब 6:30 बजे अलार्म बजा तो सूरज ने रजनी से कहा, अरे तुम अपने भैया से झूठ बोल दो कि तुम अपने सहेली की शादी में हो। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकती। भैया यहाँ आ जाएंगे और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। इतना बोलकर रजनी वहां से चली गई। रजनी के बर्थडे पर सूरज आधी रात को उसके घर गया। सूरज ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और वहां रजनी जैसी दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी, लड़कों के कपड़े में। उसकी चाल ढाल बदली हुई थी। सूरज ने लड़की को रजनी समझकर बोला, हैप्पी बर्थडे रजनी। लड़की ने कहा, हे, मैं रजनी नहीं हूँ। सूरज ने कहा, क्या मजाक कर रही हो? लड़की ने कहा, बोला ना, मैं रजनी नहीं हूँ। सूरज कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे एक हक तो दो। सूरज ने उस लड़की को हक करने की कोशिश की, पर लड़की ने सूरज को जोर का तमाचा मारा और कहा, कितनी बार बोलूं, मैं रजनी नहीं हूँ, मैं रजनी नहीं हूँ, मैं रजनी नहीं हूँ। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, राज। उसका बदला भाव देखकर सूरज घबरा गया और वो लड़की ने कहा, मैं जानता हूँ तू मेरी बहन से प्यार करता है, वो भी तुझसे प्यार करती है, पर तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि सूरज ढलते ही रजनी के शरीर में मैं रहता हूँ, उसका बड़ा भाई। इसलिए अच्छा यही है कि तू रजनी को भूल जा और निकल जा यहाँ से, निकल जा। लड़की ने सूरज को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस रात सूरज रजनी के घर के बाहर खड़े होकर सोचता रहा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो जिस लड़की से प्यार करता था, उसके शरीर में एक भूत रहता है। अगली सुबह सूरज उगते ही रजनी सोते हुए उसके पास आई। सूरज ने कहा, ये सब क्या है? रजनी ने कहा, तुम घर चलो, सब कुछ बताती हूँ। सूरज रजनी के रूम में बैठा था और रजनी अपनी कहानी बताने लगी। ये उस समय की बात है
जब मैं और मेरे भैया राज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14-15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं घबराई हुई थी। भैया ने मुझे डराने के लिए पीछे से डराया और अचानक से मेरा संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। उस दिन से उनकी आत्मा रोज शाम सूरज ढलते ही मेरे शरीर में घुस जाती है। मैं दिन में लड़की की तरह रहती हूँ और रात में लड़के की तरह। मेरे माँ बाप को ये बात पता थी। उन्होंने कई कोशिशें की भैया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए, पर कोशिश सफल नहीं हुई। सूरज कहता है, पर इसका कोई अंत तो होगा। रजनी कहती है, अंत है, पर भैया मुझे वो करने नहीं देंगे। सूरज कहता है, पर क्या? रजनी कहती है, पूर्णिमा की रात भैया की आत्मा मेरे शरीर में नहीं घुस सकती। उस रात हमें पुराने मंदिर में जाकर भैया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। सूरज कहता है, यह इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। रजनी कहती है, मुश्किल ये है कि भैया वो रात मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देते। सूरज कहता है, इस बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा पुराने मंदिर। इस दिन के बाद सूरज पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सूरज ने पंडित जी से बात भी कर रखी थी। सूरज कहता है, क्या वो दुष्ट आत्मा रजनी को मुझे यहाँ लाने देगी? पंडित जी कहते हैं, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये भोलेनाथ की विभूति है, अघोरियों की तपस्या से सिद्ध। इसके सामने वो दुष्ट कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये तुम अपने शरीर पर लगा लेना और उस लड़की के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ गई। सूरज रजनी को लेने उसके घर आया, पर जैसे ही उसने रजनी को हाथ लगाया, किसी अदृश्य सी शक्ति ने उसे पटक दिया। सूरज कहता है, रजनी चलो चलो मेरे साथ। रजनी कहती है, भैया यही हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सूरज घर के बाहर गया और कुछ देर बाद अपने शरीर पर विभूति लगाकर वापस लौटा। सूरज ने विभूति रजनी के माथे पर लगा दी और कहा, मुझे पता था कि ऐसा भी कुछ होगा, इसलिए मैंने इसका इंतजाम कर लिया था। सूरज ने रजनी को कार में बैठाया। कार के मिरर से रजनी को काली शक्ति दिखाई दे रही थी। रजनी ने कहा, भैया हमारा पीछा कर रहे हैं। सूरज ने कहा, तुम घबराओ मत, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों पुराने मंदिर पहुंच गए और पंडित जी ने दोनों को एक घेरे में बैठा दिया। जैसे तैसे पंडित जी मंत्र पढ़ने जा रहे थे, एक काली शक्ति वहां आसपास घूमने लगी। वो काली शक्ति ने एक रूप ले लिया और कहा, रजनी तुम मुझे मारना चाहती हो? रजनी ने रोते हुए कहा, नहीं भैया। पंडित जी ने कहा, रजनी उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें बहका रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और राज की आत्मा तड़पती गई। रजनी रो रही थी। आखिर पंडित ने राज की आत्मा को मुक्ति दिलवा ही दी, पर रजनी अब भी रोई जा रही थी। सूरज ने उसे संभाला और कहा, तुम्हारे भैया अब वहां चले गए जहां उन्हें होना चाहिए। उस दिन के बाद रजनी के शरीर में राज की आत्मा कभी नहीं आई। फिर रजनी और सूरज ने शादी कर ली और फिर वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।